हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरे कृष्णा ट्यूटर्स। आई होप आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, क्लास 7 साइंस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उधर से देख सकते हैं। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। Saprotrops. You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable markets. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing on rotting wood during the rainy season. आप लोगों ने मशरूम के पैकेट्स तो देखे ही होंगे, ठीक है ना। तो जब हमारा रेनी सीजन होता है तो उन मशरूम्स में हमारे एक फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस हो जाते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो मशरूम्स बेकार हो जाते हैं और हम उनको खा नहीं पाते हैं। Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं कि वो जो अम्ब्रेला लाइक पैचेस होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, वो कैसे सरवाइव करते हैं और वो आते कहाँ से हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। अब आपने कुछ ना कुछ तो ऑब्जर्वेशन की होगी उन अम्ब्रेला लाइक पैचेस को देख के। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। अब आपने ब्रेड भी देखी होगी, जो ब्रेड होती है उसमें भी ये सेम पैचेस हो जाते हैं अगर हम ब्रेड को खुला छोड़ दे तो, ठीक है। तो ये जो पैचेस होते हैं ये कैसे से होते हैं, कॉटन लाइक थ्रेड, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि जैसे मानो वो कॉटन रुई के धागे हों। These organisms are called fungi. हम इन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, फंगी। They have a different mode of nutrition. इनका जो mode of nutrition होता है वो थोड़ा different होता है। They secrete digestive juices on the dead and decaying matter and convert it into a solution. अब ये लोग इसमें क्या करते हैं कि ये जो फंगी होती है वो सिक्रीट करती है क्या, डाइजेस्टिव जूस को, ठीक है। कहाँ पे, जितने भी डेड और डिकेइंग मैटर होते हैं उनमें वो उसको सिक्रीट करती है और वो चीज, वो जो उसका सिक्रीशन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक सॉल्यूशन में। देन दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। उसके बाद वो जिस भी मैटर में वो सिक्रीट करते हैं अपना डाइजेस्टिव जूस, उस मैटर से वो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं। This mode of nutrition in which organisms take in nutrients in solution from dead and decaying matter is called saprotropic nutrition. अब ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिम्स होता है वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, एक सॉल्यूशन से, ठीक है ना। जितने भी हमारे डेड एंड डिकेइंग मैटर होते हैं उधर से फंगस जो होती है वो न्यूट्रिशन लेती है, ठीक है ना। इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या होता है, सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशन। यूज सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। अब जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। Fungi also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time. अब हमारी जो फंगस होती है वो हमारी पिकल्स यानी कि अचार में, लेदर में, कपड़ों में और बाकी चीजों में, अधिकतर जितने भी हमारे फूड मटेरियल होता है, ठीक है, जो हमारा लिक्विड फूड मटेरियल होता है उसमें फंगी हमारी ज्यादातर प्रेजेंट होती है। ये हमको हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में ये ज्यादा टाइम तक रहती है। सर्वाइव हमारी फंगी जो है वो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में ज्यादा देर तक वो सर्वाइव कर पाती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। रेनी सीजन के टाइम क्या होता है, वो अधिकतर चीजों को स्पॉइल कर देती है। क्यों, क्योंकि जो रेनी सीजन होता है वो थोड़ा वेटी सा सीजन होता है, इसलिए। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। अब हमारे जो फंगल के जो पोर्स होते हैं वो हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एयर में। When they land on wet and warm things, they germinate and grow. ठीक है, वो जो एयर में प्रेजेंट होते हैं तो वो वेट और वार्म यानी कि जो भी हमारे जो गीला मैटर होता है वो उसमें वो बैठते हैं, ठीक है, और फिर वो उधर जर्मिनेट एंड ग्रो, कि वो उधर फिर जर्मिनेट होते हैं, वो इंक्रीज होते हैं और वो उधर वो धीरे धीरे वो उस मैटर में वो फैलते जाते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो क्या आप अब बता सकते हैं कि हम अपनी चीजों को स्पॉइल होने से कैसे रोकें। Some organisms
like together and share shelter and nutrients. अब काफी सारे हमारे जो ऑर्गेनिम्स होते हैं जो साथ में रहते हैं और वो सेम शेल्टर का यूज करते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी वो शेयर करते हैं आपस में. दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. अब ये जो रिलेशनशिप होती है जिसमें हमारे ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं, सेम शेल्टर का यूज करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. जैसे इधर एक एग्जांपल दिया हुआ है, सर्टेन फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज. अब हमारी जो काफी सारी जो फंगस होती है वो हमारी कहाँ पे रहती है? ट्रीज के रूट्स में. द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस. अब जो ट्री होता है वो फंगस को क्या देता है? न्यूट्रिएंट्स. एंड इन रिटर्न रिसीव्स हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. और इसके बदले में जो फंगस होती है वो ट्री को क्या देती है? सॉइल प्रोवाइड करती है, वाटर प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, जितने भी मिनरल्स चाहिए होते हैं वो प्रोवाइड करती है. दिस एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री. अब ये जितना भी ये प्रोसेस होता है, ये पूरा प्रोसेस एक ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिचेंस. अब कुछ ऑर्गेनिम्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? लिचेंस. लिचेंस हमारे एल्गी और फंगस दोनों को कंबाइंड करके बनता है. इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिचेंस अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर. अब हमारा जो लिचेंस होता है उसका जो पार्टनर होता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में अभी बताया कि हमारा लिचेंस एल्गी और फंगस से बना होता है, तो इन्हीं में जो इसका जो पार्टनर है एक, उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल. ठीक है ना, कि हमारी एल्गी और फंगस दोनों में से किसी एक में क्या चीज प्रेजेंट होती है? क्लोरोफिल. which is an algae and a fungus live together. अब इसमें बताया हुआ है कि इसके पार्टनर कौन कौन है? एल्गी और फंगस, और ये दोनों साथ में रहते हैं. द फंगस प्रोवाइड शेल्टर. अब जो फंगस होती है वो लिचन को क्या प्रोवाइड करता है? शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है, टू द एल्गी. ठीक है, एंड इन रिटर्न द एल्गी प्रोवाइड्स द फूड विच इज प्रिपेयर्स बाय फोटोसिंथेसिस. और जो एल्गी होती है वो बदले में क्या चीज प्रोवाइड करती है? फूड. किसको? फंगस को. किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से. तो अभी जब इन्होंने हमको लिचेंस का इंट्रोडक्शन दिया तब इन्होंने बोला अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर. तो वो कौन सा पार्टनर है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है? इट इज एल्गी. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ न्यूट्रिएंट्स आर replenished in the soil. Have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the field or gardeners using them in lawns or in pots? वो अब हमसे ये पूछा कि क्या आपने कभी फार्मर्स को अपनी फील्ड में मैन्योर और फर्टिलाइजर डालते हुए देखा, या फिर गार्डनर्स को अपने लॉन्स में या फिर पॉट्स में? डू यू नो व्हाई दे ऐड टू द सॉइल? क्या आपको पता है कि वो अपनी सॉइल में इस चीज को क्यों ऐड करते हैं? आइए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं. You learned that plants absorb mineral nutrients from the soil. हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ये चीज पढ़ी थी कि जो प्लांट्स होते हैं उनको मिनरल और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से. So their amount in the soil keep on declining. तो जब हमारे जो प्लांट्स होते हैं जब वो सॉइल से मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते रहेंगे तो कुछ टाइम बाद उनकी जो मात्रा होती है, जो अमाउंट होती है सॉइल में, वो डिक्लाइन यानी कि वो कम होने लगती है. Fertilizers and manures contain plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. अब जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स होते हैं जो हम अपनी फील्ड में ऐड करते हैं उनमें प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. कौन कौन से? नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस. और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये टाइम टू टाइम हमको अपनी सॉइल में ऐड करने होते हैं. क्यों? ताकि हमारी सॉइल और अच्छी हो जाए. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plants. हम अपनी जो प्लांट्स होते हैं उनको हम और अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, हम उनको हेल्दी रख सकते हैं. क्यों? अगर हम उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं न्यूट्रिएंट्स को लेके, अगर हम उसको फुलफिल यानी कि हम उसको पूरा करते रहें. Usually crops require a lot of nitrogen to make proteins.
अब जो क्रॉप्स होती हैं उनको नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि उनको इस नाइट्रोजन की हेल्प से प्रोटीन बनाना होता है। आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। हार्वेस्ट के टाइम क्या होता है कि सॉइल में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो कम होने लगती है। You learn that though nitrogen gas is available in plenty in the air. अब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो हमको एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होती है। प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, बट जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को उस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते जिस फॉर्म में वो एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करते हैं। दे नीड इन अ सॉल्युबल फॉर्म, उनको नाइट्रोजन किस फॉर्म में चाहिए होती है? सॉल्युबल फॉर्म में। They need nitrogen in a soluble form. The bacterium called Rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a soluble form. अब जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन किस फॉर्म में चाहिए होती है? सॉल्युबल फॉर्म में। तो इसके लिए वो एक बैक्टीरिया का यूज करते हैं जिसका नाम क्या होता है? राइजोबियम। वो क्या करता है? वो हमारे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है, नाइट्रोजन को वो ऑब्जर्व कर लेता है और वो उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है ना? जो राइजोबियम होता है वो अपना खुद का फूड नहीं बना सकता, बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, so it lives in the roots of gram, peas, मूंग, beans and other legumes and provides them with nitrogen. इसलिए जो राइजोबियम होता है वो कहाँ पे रहता है? कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में, जैसे कि ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूमीज। जैसे ये जो पिक्चर है इसमें ये जो स्फेयर की शेप में जो भी आपको गिवन है राउंड राउंड सा, ये हमारे राइजोबियम कहलाते हैं। मोस्ट ऑफ द पल्सेस, पल्सेस यानी कि दालें, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनियस प्लांट्स। अब हमारी जितनी भी अधिकतर जो दालें होती है वो हमको कहाँ से मिलती हैं? लेग्यूमिनियस प्लांट से। In return, the plants provide food and shelter to the bacteria. अब इसके बदले में जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो लेग्यूमीज को क्या चीज प्रोवाइड करते हैं? फूड और शेल्टर। They thus have a symbiotic relationship. अब इसलिए ये क्या चीज कहलाई जाती है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, क्योंकि ये एक दूसरे को बदले में कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। This association is of great significance for the farmers. ये चीज farmers के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। They do not need to add nitrogen fertilizer to the soil in which leguminous plants are grown. उनको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स ऐड करने की जरूरत नहीं है सॉइल में which leguminous plants are grown, जिनमें हमारे लेग्यूमिनियस प्लांट्स ग्रो होते हैं उनको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ऐड करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो लेग्यूमीज होते हैं वो उस चीज का काम फुलफिल कर देते हैं। नाउ द समरी ऑफ दिस होल चैप्टर इज दिस। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। हमने ये इस चैप्टर में पढ़ा कि अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कौन? जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। Only a few plants adopt other mode of nutrition like parasitic and saprotrophic. अब जो कुछ ही प्लांट्स होते हैं जो हमारे खुद से खाना नहीं बना पाते हैं और वह दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करते हैं, जैसे कि पैरासिटिक एंड सेप्रोट्रॉपिक। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। उनको फूड कहाँ से मिलता है? दूसरे ऑर्गेनिज्म से। All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। क्यों हेट्रोट्रॉप्स? तो पहली बात वो ऑर्गेनिम्स होते हैं जो अपना फूड खुद से नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए एनिमल्स को हेट्रोट्रॉप्स कहा गया है, क्योंकि वो खाने के लिए या तो वो प्लांट्स पे डिपेंड है या फिर वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड है जिनको वो मार के खाते हैं। Can we say that the insectivorous plants are partial heterotrophs? क्या हम अब insectivorous plants को हम ये चीज बोल सकते हैं कि वो partial heterotrophs हैं? इसके बारे में आप खुद से जरूर सोचिएगा। Thanks for watching the video. If you like the video, then do subscribe, hit the like button and share the video.